ये है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण आई बराबर कोण आर, ठीक। फिर इसको आ जाते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश किरण जो है जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने हमारे से विचलित रहती है, या तो वो अभिलंब के पास आती है या अभिलंब से दूर जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक। फिर इसके बाद गोले दर्पण। गोले दर्पण देखो, कांच का एक खोखला गोला हो, कांच के खोखले गोले को तुम बीच से काट दो तो उसमें दो भाग प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो गोले दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में जो देखो कांच के खोखले गोला मान लो ये है, ठीक। कांच का खोखला गोला ये है, उसका केंद्र ये, तो इस केंद्र से हमने इसको दो भागों में बांट दिया तो एक हिस्सा ये प्राप्त हो गया। अब इस पर इसके एक पृष्ठ पर, मतलब इसके परावर्तक पृष्ठ बनाने के लिए इसके एक तल पर पानी की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। तो हमने मान लो इस साइड पेंट कर दिया, इस साइड, तो ये कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण बन गया, ठीक। अवतल दर्पण। अगर हमने इस साइड कर दिया तो ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ऐसे याद कर सकते हो कि उत्तल दर्पण में उ आ रहा है तो उभरा हुआ हिस्सा जो है वो परावर्तक पृष्ठ है। अवतल दर्पण में आ रहा है तो आ से अंदर, मतलब अंदर वाला पृष्ठ जो है वो परावर्तक पृष्ठ है। तो अवतल उत्तल समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इन दोनों का जो केंद्र ये है इसको क्या कहते हैं? ये गोले का केंद्र, ठीक है। तो दोनों में जो केंद्र होगा, मतलब जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं, जो गोले का केंद्र होगा वही इन दोनों का केंद्र होगा। इसे क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र, ठीक। ये जो रेखा जाती है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा जाती है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। इसमें भी इसे कहते हैं मुख्य अक्ष, ये जो है ये मुख्य अक्ष है, ठीक। फिर इसके बाद मान लो कि यहाँ से एक प्रकाश की किरण आई, प्रकाश किरण परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है, प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। उसे कहते हैं मुख्य फोकस, ठीक। इसमें भी ये परावर्तन यहाँ से काट रही है, काटती हुई प्रतीत हो रही है, असल में काट नहीं रही, काटती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक। फिर इसके बाद वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र से दर्पण के इतनी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जितनी है, मतलब वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ये हो गया वक्रता त्रिज्या। और मुख्य फोकस और मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी। फिर इसके बाद एक मेन पॉइंट आता है कि किसी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या को C से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं और फोकस दूरी को F से मैं कहने का मतलब R बराबर F/2, R बराबर F/2 ये होता है फॉर्मूला। इसको याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप का हो सकता है, पूछ ले, ठीक है। फिर उसका पॉइंट नंबर 6 दिया गया है कि किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, कोई गोलीय दर्पण है उसके द्वारा जो आवर्धन उत्पन्न होता है, आवर्धन कितना होता है? किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। अगर हमको गोलीय दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ है, अगर हमें उसका आवर्धन निकालना है, तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो हमें पता होनी चाहिए और वस्तु की ऊंचाई हमें पता होनी चाहिए। इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का आवर्धन। तो अगर आवर्धन निकालना है, आवर्धन निकालने का सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की ऊंचाई जिसे हम O से प्रदर्शित करते हैं। इसको V/U भी लिखा जा सकता है, V/U भी लिखा जाता है। इसे आगे हम प्रूफ करेंगे, ठीक। क्यों इसे V/U लिखा जाता है, ठीक। फिर उसके बाद एक इसी में मेन पॉइंट आता है कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण मतलब सीधा प्रतिबिंब जो होता है, सीधा दर्पण जो होता है उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका आवर्धन एक होता है सदैव, हमेशा आवर्धन एक होगा, चाहे वस्तु 10 सेंटीमीटर की हो चाहे वस्तु 20 सेंटीमीटर, उसका आवर्धन हमेशा एक ही होगा, ठीक। फिर उसके बाद 7वां पॉइंट आता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली प्रकाश किरण, सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली प्रकाश किरण अभिलंब से दूर जाती है।
देखो इसको फिगर के द्वारा समझाया भी है हमने। ये है सघन माध्यम। उसमें लिखा क्या था, बिल्कुल वही यहाँ पे लिखा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली प्रकाश किरण अभिलंब से दूर जाती है। पहला तो सिद्धांत ये है कि ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, फिर सघन माध्यम है। ठीक, तो सघन माध्यम ये है, तो सघन माध्यम से तिरछी गमन करने वाले प्रकाश के, तिरछी गमन कर रही, तो तिरछी गमन करने वाले प्रकाश की किरण जब यहाँ पर हम अभिलंब डालते हैं तो जानना, देखो प्रकाश की किरण को सीधा जाना चाहिए, वो सीधा नहीं गई बल्कि वो अभिलंब से दूर चली गई, अभिलंब से दूर चली गई, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कुछ नहीं कहेंगे। सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली प्रकाश किरण अभिलंब से दूर जाती है। ठीक, लेकिन फिर जब वहीं विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब के पास आती है, अभिलंब के पास आती है। ठीक, वही इसमें लिखा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली प्रकाश किरण अभिलंब से दूर जाती है और विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश किरण अभिलंब की ओर आती है, अभिलंब के पास आती है। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 8 दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल ये होती है। इम्पॉर्टेंट, जितना इम्पोर्टेंट बता रहे हैं वो तो तुम्हें अभी याद करना है, बिल्कुल अभी याद कर लो कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और विभिन्न जो माध्यम होते हैं, अन्य माध्यम होते हैं, जैसे कि हीरे में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, और कोई माध्यम होता है उसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भी भिन्न भिन्न होती है, किसी में ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। ठीक, तो फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 9 दिया गया है किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक। यदि हमको किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो प्रकाश की निर्वात में चाल जो कि ये लिखी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो प्रकाश की निर्वात में चाल और प्रकाश की माध्यम में चाल जो हमें पारदर्शी माध्यम दिया हो उस माध्यम में प्रकाश की चाल भी हमको पता होनी चाहिए। ठीक, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही क्या कहलाता है, पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक। फॉर्मूला है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 8 दिया गया है कि प्रकाश की मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन। प्रकाश की मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन। ये इम्पॉर्टेंट है, प्रकाश के मुड़ने की घटना को। अब तुम कहोगे प्रकाश इस प्रकार से मुड़ता है, इस प्रकार से नहीं मुड़ता। देखो ये मान लो एक टार्च है, कोई इस प्रकार की एक टार्च है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से किरणों के रूप में प्रकाश निकल रहा है। अब यहाँ पर एक होल है, इस होल से जितना प्रकाश निकलेगा उस बिल्कुल सीधा जाएगा। ठीक, लेकिन हल्का फुल्का जो है वो इसके किनारों से थोड़ा हल्का फुल्का मुड़ जाता है, हल्का फुल्का तो मुड़ता ही। तो उस हल्के फुल्के मुड़ने को क्या कहते हैं, विवर्तन। विवर्तन कहते हैं, क्या कहते हैं, विवर्तन। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और 20 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न भी नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट भी कर दें और दोस्तों को शेयर भी कर दें ताकि आगे आने, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती है। शेयर जरूर से कर दें ताकि अन्य लोगों को भी ये वीडियो मिल सके, जो लोग जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनकी, उसके मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक।